Please subscribe our channel and press bell icon. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आई प्लस लर्निंग में। मेरा नाम है ध्रुव राय। तो हम अभी रेलवे के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन पर हम पिछले काफ़ी दिनों से हम बात कर रहे हैं। और सबसे पहले हमने जो क्लास अपनी शुरू की थी वो हम साइंस से क्लास शुरू कर रहे हैं, क्योंकि साइंस से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रेलवे के एग्ज़ाम में। तो साइंस में हम फिजिक्स हमने पढ़ना शुरू किया था, और फिजिक्स में भी हम काफ़ी सारे चैप्टर्स अभी तक कवर कर चुके हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चंस पर हम अभी तक बात कर चुके हैं। तो अभी जो चैप्टर हमारा चल रहा है वो है लाइट एंड साउंड, यानी कि प्रकाश एवं ध्वनि। तो इसके भी हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस देख चुके हैं, कुछ क्वेश्चंस इसके अभी बाकी रह गए थे। तो आज की क्लास में हम इनके जो बाकी रह गए हैं क्वेश्चंस हैं उन पर बात करने जा रहे हैं। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन है जो मैं देख रहा हूँ बार बार एग्ज़ाम में पूछा जाता रहा है। ये क्वेश्चन क्या है, सूर्य से पृथ्वी तक पहुँचने में जो सूर्य का प्रकाश होता है उसको कितना समय लगता है। सूर्य का प्रकाश कितने समय में सूर्य से पृथ्वी पर पहुँचता है। तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है, आप जानते होंगे इसको। टोटल टाइम लेता है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुँचने में 500 सेकेंड। इसको याद रखना है आपको। कई बार मिनट में आ जाता है तो आप मिनट में चेंज कर लेंगे इसको, नहीं तो सेकंड में अगर आप याद रखेंगे 500 सेकंड इतना टाइम लगता है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है रेलवे के एग्जाम में, इसलिए मैंने इसको आपको लिख के यहाँ पे बता दिया है। एक क्वेश्चन बार बार पूछ रहे हैं, शायद हम पहले भी बात कर चुके हैं, एक बार फिर इसको हम दोहरा रहे हैं कि जो ध्वनि है उसकी चाल क्या है। तो ये आपको याद रखना है, ध्वनि की चाल होती है 332 मीटर पर सेकेंड। ये मैं इसलिए नोट कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है, तो इसको आपको याद रखना है। ये है ध्वनि की चाल। ये कई बार पूछा गया है। ध्वनि की चाल होती है 332 मीटर पर सेकेंड, 332 मीटर पर सेकेंड। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया है आरआरबी गोरखपुर में, ध्वनि का वेग निर्भर करता है। ध्वनि का वेग किस पर निर्भर करता है। तो ध्वनि के वेग के लिए एक फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए। एक फॉर्मूला है, ध्वनि का वेग निर्भर करता है, या इसको लिखेंगे इक्वल टू तरंग दैर्घ्य इनटू आवृत्ति। अगर इसको याद रखेंगे तो इसका आंसर यहाँ से निकल गया। ध्वनि का वेग जो इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है, ध्वनि का वेग निर्भर करता है। ऑप्शन में है तीव्रता पर, स्वरूप पर, तरंग दैर्घ्य पर, इनमें से कोई नहीं। तो ध्वनि का वेग निर्भर करेगा आवृत्ति या तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य ऑप्शन में है, तो यानी कि तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करता है ध्वनि का वेग। तो ये कुछ फॉर्मूलेज हैं, कुछ चीज़ें हैं, इनको आपको याद रखना चाहिए। कई बार क्वेश्चन जब पूछा जाता है तो अगर हमें ये याद है तो हम इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। देखिए, डॉपलर इफेक्ट यानी कि डॉपलर प्रभाव से मैं यहाँ पर देख रहा हूँ काफ़ी सारे क्वेश्चंस रेलवे के एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। आरआरबी कोलकाता, भुवनेश्वर, अहमदाबाद और चेन्नई, काफ़ी सारे जो एग्ज़ाम्स हुए हैं रेलवे के उसमें डॉपलर प्रभाव से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो डॉपलर प्रभाव क्या है, ध्वनि की जो आवृत्ति होती है जब उसमें परिवर्तन होता है इसको बोलते हैं डॉपलर प्रभाव। ध्वनि की आवृत्ति में होने वाले आभासी परिवर्तन को हम डॉपलर प्रभाव बोलते हैं। तो हमें याद क्या रखना है, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया है, रेलगाड़ी जब स्टेशन पर पहुँचती है तो वह अपनी स्वाभाविक ध्वनि आवृत्ति से बढ़ती हुई लगती है, इसका कारण है। तो ऑप्शन में परावर्तन, डॉपलर प्रभाव, अपवर्तन, इनमें से कोई नहीं। तो डॉपलर प्रभाव इसका आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, डॉपलर प्रभाव संबंधित है। तो अभी बताया डॉपलर प्रभाव के बारे में, तो ध्वनि से संबंधित है डॉपलर प्रभाव। डॉपलर प्रभाव ध्वनि से संबंधित है, तो डॉपलर प्रभाव संबंधित है। ऑप्शन में दिया है ध्वनि, जनसंख्या, मनोविज्ञान, मुद्रा, उम्र। तो इसके ऑप्शंस ऐसे हैं कि अगर आप नहीं भी जानते हैं डॉपलर प्रभाव तब भी आप इतना तो जानकारी रखते ही हैं कि डॉपलर प्रभाव जो है जनसंख्या या मनोविज्ञान, मुद्रा, उम्र से संबंध नहीं हो सकता। तो ध्वनि से संबंध है डॉपलर प्रभाव का। ये क्वेश्चन पूछा गया है कोलकाता में और भुवनेश्वर में। तीसरा क्वेश्चन जो यहीं से पूछा गया है वो है, प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है। तो जो बिग बैंग थ्योरी है वो भी डॉपलर जो प्रभाव है उस पर आधारित है। तो बिग बैंग थ्योरी का आंसर होगा डॉपलर का प्रभाव। तो ये 3-4 क्वेश्चंस लगातार आरआरबी में यहाँ से डॉपलर प्रभाव से पूछे गए हैं। डॉपलर प्रभाव समझ में आ गया, ध्वनि से संबंधित है, तो इसको आपको एक बार ज़रूर देख लेना है ये क्वेश्चंस। अब देखिए, अभी हमने बात की थी इस ध्वनि के वेग के बारे में, यहीं से डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा गया है आरआरबी जम्मू में।
क्वेश्चन क्या है, एक तरंग की आवृत्ति 120 हर्ट्ज है, यदि तरंग की चाल 480 मीटर पर सेकंड हो तो उसकी तरंग दैर्घ्य क्या होगी। तो यहाँ पे हमें वेग दिया हुआ है, उसकी आवृत्ति दी हुई है, तरंग दैर्घ्य इन्होंने पूछा है, सीधा यही फॉर्मूला इसमें लगेगा। तो अगर आप ये फॉर्मूला जानते हैं तो आप डायरेक्टली इस आंसर को कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, इसमें क्या क्या दिया हुआ है, हमें आवृत्ति दी हुई है, आवृत्ति दी हुई है 120 हर्ट्ज में है आवृत्ति। दूसरा हमें चाल दी हुई है 480 मीटर पर सेकंड, वेग इसका दिया हुआ है। हमें निकालना है तरंग दैर्घ्य। तो अगर हम तरंग दैर्घ्य निकालेंगे तो क्या करना होगा, हमें इस 480 में हम 120 डिवाइड करेंगे, ये आ गया 4। तरंग दैर्घ्य कितनी आ गई हमारी, तरंग दैर्घ्य हमारी आ गई है 4। तरंग दैर्घ्य को मीटर में मापते हैं तो उसको हम 4 मीटर लिखेंगे यहाँ पे। ये हमारा आंसर हो गया। तो अगर हम ये जानते हैं तो हम इसको निकाल सकते हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं, डायरेक्टली यही पूछा गया है। और अगर कुछ नंबर दिए जाते हैं इनकी जगह तो आप इनका जो मान है या वो वेग पूछ सकते हैं, तरंग दैर्घ्य पूछ सकते हैं या आवृत्ति पूछ सकते हैं। तो 2 के मान आपको दिए होंगे, तीसरा आपको निकालना होगा, तो आप यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन फिर पूछा गया है आरआरबी अहमदाबाद में। ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है, 2004 और 2007 में। तो क्वेश्चन क्या है कि वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड है, यदि दाब बढ़ाकर 2 गुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगी। आप ये जानते होंगे कि जो ध्वनि की चाल है उस पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यदि ताप नियत है तो उस पर दाब का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो जो ध्वनि की चाल है वो उतनी ही रहेगी, क्योंकि दाब का कोई प्रभाव पड़ता नहीं है उसमें। तो जो ध्वनि की चाल दी हुई है 332 मीटर पर सेकंड, वो उतनी ही रहेगी, कोई चेंज उसमें नहीं आएगा। तो इसका आंसर होगा 332 मीटर पर सेकंड। एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है रेलवे के एग्ज़ाम में, आरआरबी इलाहाबाद, रांची, गोरखपुर, चेन्नई, भोपाल। तो ये क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किसकी ध्वनि का तारत्व पिच अधिक होगा। पुरुष की ध्वनि, शेर का दहाड़ना, मच्छर की भिनभिनाहट, इनमें से कोई नहीं। तो आप पहले समझिए तारत्व क्या होता है। तो ध्वनि का जो तारत्व होता है वो उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। जितनी अधिक आवृत्ति होगी उतना ही अधिक उसका तारत्व होगा। और तारत्व जो होता है, जितना अधिक तारत्व होगा आवाज़ जो है वो उतनी ही पतली होगी। तो जो महिलाएं होती हैं उनकी जो आवाज़ होती है वो पतली होती है, इसका मतलब है उनका तारत्व बहुत ज़्यादा अधिक होता है। जो पुरुष होते हैं उनकी ध्वनि का तारत्व बहुत कम होता है, इसलिए उनकी आवाज़ मोटी होती है। तारत्व जितना अधिक होगा आवाज़ उतनी ही पतली होगी। और तारत्व जो है निर्भर करता है आवृत्ति पर। अगर आवृत्ति अधिक होगी तो तारत्व भी अधिक होगा। मच्छर की जो भिनभिनाहट करने की आवृत्ति होती है वो ज़्यादा होती है, इसलिए उसका तारत्व भी ज़्यादा होगा। और मैंने अभी आपको बताया, एक बार फिर से आप सुन लीजिए कि तारत्व जितना अधिक होगा आवाज़ उतनी पतली होगी, तारत्व कम होगा आवाज़ मोटी होगी। तो एक क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा गया है कि महिला की आवाज़ तीक्ष्ण क्यों होती है, क्योंकि उसका तारत्व ज़्यादा होता है। महिलाओं की आवाज़ अगर पतली होती है तो उसका कारण है कि तारत्व उनका महिलाओं की आवाज़ का ज़्यादा होता है। पुरुषों की आवाज़ मोटी होती है, इसका कारण है कि जो पुरुषों की आवाज़ का तारत्व है वो कम होता है। तारत्व यानी पिच। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं आपके, और काफ़ी पूछे गए हैं ये क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछा जाए कि इसमें पूछा गया है कि किसका तारत्व अधिक होगा। अगर यही क्वेश्चन घुमा के पूछा जाता है किसका तारत्व सबसे कम होगा, तो इसमें ऑप्शन में होता शेर का दहाड़ना। जो शेर की दहाड़ होती है उसका तारत्व बहुत कम होता है। मच्छर की भिनभिनाहट होती है उसका तारत्व ज़्यादा होता है। इसको आपको याद रखना है। यहाँ से इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। देखिए अब जो एक क्वेश्चन फिर दिखाई दे रहा है यहाँ पे, आरआरबी गोरखपुर से एक क्वेश्चन फिर पूछा गया है, इसी पर बेस्ड है वो भी। एक तरंग की चाल दी हुई है, ध्वनि का वेग दिया हुआ है, चाल दी है 200 मीटर पर सेकेंड है, और तरंग दैर्घ्य हमको दिया हुआ है। तरंग दैर्घ्य है 1/2 मीटर। हमें निकालना है तरंग की आवृत्ति क्या होगी। तो आप यहाँ से अगर इसमें पुट कर देते हैं वैल्यूज़ तो आराम से इसकी आवृत्ति निकाल सकते हैं। तो आपको इसको ज़रूर याद रखना है, क्योंकि हमने देखा है सीधा ये पूछा गया है, ध्वनि का वेग सीधा फार्मूला पूछा गया है, और काफ़ी सारे क्वेश्चंस इस फार्मूले पर जो बेस्ड हैं वो भी यहाँ पे पूछे गए हैं एग्जाम में। तो इसको आप ज़रूर एक बार देख लें, फिर से इसको याद रख लें, ये जो फार्मूला दिया हुआ है। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया है, वो भी यहीं से पूछा गया है, एक बार उसको देख लेते हैं, थोड़ा सा अलग है ये क्वेश्चन। तो ध्वनि की चाल होती है तरंग दैर्घ्य इंटू आवृत्ति। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ध्वनि की चाल अगर v है और तरंग दैर्घ्य को हम लैम्डा में व्यक्त करते हैं इंटू आवृत्ति, तो ये हमारा एक फॉर्मूला बन जाता है।
यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन और पूछा गया है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा अलग है, इसको हम एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, पानी में ध्वनि की चाल वायु में ध्वनि की चाल से 4 गुनी है। जब n आवृत्ति एवं लैम्डा तरंग दैर्घ्य की एक ध्वनि तरंग वायु से पानी में प्रवेश करती है तो उसकी आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य क्रमशः हो जाएंगे। ऑप्शन दे रखे हैं 4, तो हमें इसका आंसर निकालना है। ये इसी फॉर्मूले से इसका आंसर निकलेगा। तो यहाँ से हम देखेंगे वायु में ध्वनि की चाल v है, तो पानी में ध्वनि की चाल इन्होंने कितना दी हुई है, वायु में अगर v है तो पानी में इन्होंने दी रखी है कि 4 गुना हो जाएगी, तो इसको हम मान लेते हैं 4v। इसी प्रकार दूसरा जो वैल्यू उन्होंने दी रखी है, पानी में जो तरंग दैर्घ्य है, वायु में जो तरंग दैर्घ्य है वो लैम्डा है, तो पानी में हम इसको मान लेते हैं ये, और जो आवृत्ति है वो हमारी अपरिवर्तित रहेगी, चेंज नहीं होगी। तो अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि पानी में ध्वनि की चाल वायु में ध्वनि की चाल से 4 गुनी है, तो वो हमने लिख दिया है। इसमें हमें निकालना है कि उसकी आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य, जब वो n आवृत्ति और लैम्डा तरंग दैर्घ्य की एक ध्वनि तरंग वायु से पानी में प्रवेश करती है तो उसकी आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य में क्या परिवर्तन होता है। तो यहाँ से हम निकालेंगे, एक तो वायु में निकालेंगे, तो वायु में क्या होगा, v = लैम्डा × n, ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। दूसरा हमारा बनेगा वायु में, ये हमने बनाया वायु में, दूसरा हमारा आएगा पानी के लिए, तो 4v = λ1 × n। ये हमारे 2 समीकरण यहाँ पे हमने बना लिए हैं। तो इनको हम जब सॉल्व करेंगे तो उनको हम यहाँ पर देख लेते हैं, इनको डिवाइड करेंगे आपस में, तो v/4v = λ × n, λ1 × n। n से n कैंसिल हो जाएगा, v से v कैंसिल हो जाएगा, तो λ/λ1 = 1/v, यहाँ 1/4 हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो λ1 हो जाएगा 4λ। पानी में जो आवृत्ति है वो 4 गुनी हो जाएगी, इसका आंसर हमारा आ गया। तरंग दैर्घ्य 4 गुनी हो जाएगी, आवृत्ति परिवर्तित नहीं होगी, तो आवृत्ति जो हमारी n है वो n ही रहेगी। तो इसके ऑप्शन में दे रखा है आवृत्ति 4n और लैम्डा n और 4λ, 2n और लैम्डा, इनमें से कोई नहीं। तो क्या आंसर आएगा, आवृत्ति तो हमारी n ही रहेगी, चेंज नहीं हुई है, और ये कितना हो गया है 4n और 4λ, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो अगर आप इसको जानते हैं, इस फॉर्मूले को जानते हैं, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं। यही वही था जो हमने पहले देखा था, ध्वनि का जो वेग है = तरंग दैर्घ्य × आवृत्ति, वो हमने इसमें शॉर्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यही जो फॉर्मूला अगर आप इसको जानते हैं तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ से इसमें पूछे गए हैं ध्वनि से संबंधित, तो आप निकाल सकते हैं। ये इसका आंसर हो जाएगा, और मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। एक क्वेश्चन और पूछा गया है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पटना में और बेंगलोर में ये क्वेश्चन पूछा गया है। सेम है क्वेश्चन, अलग अलग तारे का रंग अलग अलग होता है, निम्नलिखित में से किसके कारण ऐसा होता है। तो तारे के जो रंग होते हैं उसमें जो अंतर होता है वो उसके तापमान के कारण होता है। ध्यान रखिएगा, तापमान आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे गए हैं। तो तापमान की वजह से तारे के रंग में अंतर आ जाता है एक दूसरे से। दूसरी यह पूछा गया है कि तारों के रंगों में परिवर्तन प्रदर्शित करता है गति, दूरी, तापमान। तो तापमान आपको याद रखना है, तारों के रंग में जो परिवर्तन होता है वो उसके तापमान के कारण होता है। एक क्वेश्चन और पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी, श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है। इसको मैं रफ कर देता हूँ। तो हमें बताना है कि श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की जो आवृत्ति होती है वो कितनी होती है। तो श्रव्य परिसर में, अगर श्रव्य परिसर है तो ध्वनि की आवृत्ति होगी 20 हर्ट्ज से SZ से 20,000, ठीक है। एक होता है अवश्रव्य, अवश्रव्य परिसर होता है 20 हर्ट्ज से कम, ये होगा। और एक होता है पराश्रव्य, ये होता है 20,000 हर्ट्ज से अधिक।
इससे अधिक, अगर 20,000 हर्ट्ज से अधिक है तो वो पराश्रव्य ध्वनि होंगी, 20 हर्ट्ज से कम है तो अवश्रव्य होंगी, और जो रेंज होती है श्रव्य ध्वनि जो होती है वो होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच। ये 3 चीज़ें आपको याद रखेंगे तो यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आप कवर कर सकते हैं। इसको चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 20 हर्ट्ज से कम। अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 20,000 हर्ट्ज से अधिक। तो ये हो गई श्रव्य तरंगें 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, ये हो गई अवश्रव्य तरंगें 20 हर्ट्ज से कम, और ये हो गई पराश्रव्य तरंगें 20,000 हर्ट्ज से अधिक। इनमें से जो पराश्रव्य है इनकी आवृत्ति बहुत अधिक होती है, तो इसमें ऊर्जा भी काफ़ी होती है, तो इसका काफ़ी जगह हम इस्तेमाल भी करते हैं। पराश्रव्य तरंगों का काफ़ी जगह यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन शायद पूछा गया है रेलवे में काफ़ी बार, काफ़ी जगह पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है समुद्र की गहराई को नापने के लिए। तो यहाँ पर इसको याद रखना है, क्वेश्चन पूछते हैं कि समुद्र की गहराई को नापने में किस तरंग का उपयोग किया जाता है, पराश्रव्य तरंगों का। एक क्वेश्चन इसी से संबंधित है, ये भी कई बार पूछा गया है आरआरबी भोपाल गोरखपुर में। चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि, ऑप्शन में दिया हुआ है अंधेरे में उनकी नज़र बेहतर होती है, उनकी आँखों की पुतलियाँ बड़ी हो जाती हैं, उनका मार्गदर्शन उनके द्वारा उत्पन्न पराश्रव्य तरंगों द्वारा किया जाता है, कोई भी पक्षी ऐसा कर सकता है। तो इसका आंसर भी होगा पराश्रव्य तरंग। पराश्रव्य तरंग ही जो चमगादड़ होते हैं उनको उड़ने में सहायता करती हैं अंधेरे में। तो पराश्रव्य तरंग को जो उत्पन्न करते हैं, पराश्रव्य तरंग जाती हैं, सामने अगर कोई अवरोध होता है उसके तो उससे टकराकर वापस चमगादड़ के पास आ जाती हैं, तो उसे पता चल जाता है कि सामने अवरोध है, तो वो मुड़ जाता है वहाँ से। तो पराश्रव्य तरंग भूमिका निभाती हैं चमगादड़ जब अंधेरे में उड़ता है उसके लिए। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया है, ताप की प्रत्येक डिग्री सेल्सियस वृद्धि से वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है। कितना वेग वायु में ध्वनि का बढ़ जाएगा तापमान प्रति डिग्री सेल्सियस की वृद्धि से? तो तापमान जो है, टेम्परेचर, वो ध्वनि का वेग है वो तापमान पर निर्भर करता है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, ध्वनि का वेग जो है वो तापमान पर निर्भर करता है। तो तापमान में अगर कितनी वृद्धि, तापमान में अगर 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है तो अगर आप याद रखना चाहें तो याद रख सकते हैं 0.61 मीटर पर सेकेंड। तापमान में अगर 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है तो जो ध्वनि का वेग है उसमें 0.61 मीटर पर सेकेंड की वृद्धि हो जाएगी। ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे गए हैं यहाँ से, तो इसको आप एक बार देख सकते हैं यहाँ से। फिर कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि एक सुपरसोनिक वायुयान की गति होती है, तो सुपरसोनिक जो वायुयान होते हैं उनकी चाल ध्वनि की चाल से तेज होती है, ध्वनि की चाल से अधिक होती है। तो ये आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन यहीं से पूछा गया है, सुपरसोनिक विमान किसको हानि पहुंचाता है? तो सुपरसोनिक जो विमान होता है वो ओजोन परत को हानि पहुंचाता है। उसके बाद कुछ क्वेश्चन, ओजोन परत को हानि इसलिए पहुंचाता है क्योंकि ये नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं। सुपरसोनिक जो विमान होते हैं इनकी चाल ध्वनि की चाल से अधिक होती है और ये नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं, जिसकी वजह से ये ओजोन परत को नुकसान पहुँचाते हैं। 2 क्वेश्चन आपके यहाँ से बन रहे हैं जो पूछे गए हैं रेलवे के एग्जाम में। फिर अभी हमने देखा था वही ये क्वेश्चन पूछा गया है, जब ध्वनि तरंगें वायु से पानी की ओर गमन करती हैं तब निम्नलिखित किस परिमाण में परिवर्तन नहीं होता है? तो आप जानते हैं कि ध्वनि की आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ध्वनि की आवृत्ति में परिवर्तन नहीं होगा, तो इसका आंसर होगा आवृत्ति। जब भी ध्वनि की तरंगें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो उसकी आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो अगर वायु से पानी में या पानी से वायु में जाती हैं तो आवृत्ति उसकी स्थिर रहेगी। फिर एक क्वेश्चन यहीं से पूछा गया है कि पराश्रव्य ध्वनि सुनी जा सकती है कुत्तों द्वारा, मनुष्यों द्वारा, माइक्रोफोन की सहायता से, किसी के द्वारा नहीं। तो जो कुत्ते और बिल्ली जानवर होते हैं वो पराश्रव्य ध्वनि सुन सकते हैं, तो इसका आंसर कुत्ते द्वारा इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है। फिर कुछ ग्रुप डी का जो एग्जाम होता है उसमें कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्रकाश सबसे अधिक गति किसमें करता है? तो प्रकाश की गति सबसे ज़्यादा निर्वात में होती है। ध्वनि की गति सबसे ज़्यादा किसमें होती है? तो ठोसों में ध्वनि की गति सबसे ज़्यादा होती है। ठोस ना देखे अगर स्टील दे दिया जाए तो आप इतना आपको देखना है कि स्टील में फिर ध्वनि की गति ज़्यादा होगी। कई बार ठोस की जगह स्टील या लोहा ऐसे दे दिया जाता है। लेंस का सूत्र हम बात कर चुके हैं, डायरेक्टली लेंस का सूत्र पूछा गया है, तो वो आप यहाँ पे पिछली क्लास में हम इसमें बात कर चुके हैं। 1/f = 1/u - 1/v। तो इस चैप्टर में इतना ही था। ये चैप्टर जो हमारा प्रकाश और ध्वनि, लाइट एंड साउंड था, वो यहाँ पर समाप्त हो रहा है।
काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमने इसमें देखे हैं, और ये क्वेश्चंस आप जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं रेलवे का, उसमें डायरेक्टली यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम हो रेलवे या कोई भी एग्ज़ाम, ज़्यादातर क्वेश्चन देखे जाते हैं कि वो रिपीटेड ही होते हैं, कुछ घुमा फिरा के उनको पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन तो वही रहेंगे। तो यहाँ से जो हमने बात की, इनके हमने जो ऑप्शन हैं उस पर बात की, हमने डिटेल में इसका सॉल्यूशन देखा, तो सॉल्यूशन से भी कई बार नए क्वेश्चन बनते हैं, कई नए क्वेश्चन बन सकते हैं। तो हमने जो अभी तक जो चैप्टर्स हमने अभी देखे हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चंस आप यहाँ से देखेंगे कि आप जब एग्ज़ाम देंगे तो आप करने की हालत में होंगे काफ़ी सारे क्वेश्चंस, तो इनको आप ज़रूर देखते जाइए। कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं, या फिर आप हमारा ऐप i+ लर्निंग हमारा ऐप है, उसको आप डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद जब आप उस पर जाएंगे तो उसमें चैटिंग ऑप्शन के द्वारा भी, उसमें काफ़ी सारे ग्रुप्स बने हुए हैं, तो चैट ऑप्शन के द्वारा भी आप डायरेक्टली हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और हमारा ऐप में काफ़ी सारे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ चल रही हैं रेलवे के एग्ज़ाम्स के लिए, और भी कई एग्ज़ाम्स के लिए कई सारी क्लास ऑनलाइन चल रही हैं, लाइव वीडियो आपको मिल सकते हैं वहाँ पे, और भी स्टडी मटेरियल आपको वहाँ पे मिल सकता है। तो आप जब हमारा ऐप डाउनलोड करेंगे तो उसमें स्टोर टैब पर जाकर आप ये सारे मटेरियल देख सकते हैं, कुछ फ्री हैं, कुछ बहुत ही कम फीस में वहाँ पर अवेलेबल हैं। तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका, हमारा जो ऐप है i+ लर्निंग, उसका लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, तो वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही में हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमें बताएं कि आपको हमारी क्लास कैसी लग रही है, इसमें क्या सुधार किया जा सकता है। आपकी कोई एडवाइस है तो वो भी आप हमें दे सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे कल की क्लास में। कल की क्लास में हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, वो है विद्युत एवं चुंबकत्व। तो कल हम नया चैप्टर पढ़ेंगे, तो कल की क्लास देखना ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं आपसे। थैंक यू।